नमस्कार दोस्तों। तो आज आपकी वीडियो वाली जो दिक्कत थी वो आज सॉल्व हो जाएगी। आज अपने एडिटर को बात करनी है, बढ़िया आपको क्वालिटी मिलेगी। इतने दिन मेरे को पता नहीं था। तो हम आगे शिक्षण विधियों में पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ चल रही है अपनी। उनमें एक टॉपिक लगता है अपने विमर्श और चिंतन। विमर्श और चिंतन। ओके। तो अब चिंतन और विमर्श। विमर्श तो आप जानते हो, किसी बात को आपस में सुलझा लेना, आपसी मुद्दों को बात करके आपस में सुलझा लेना विमर्श कहलाता है। किसी विमर्श से साधारणता नहीं होता, कोई समस्या आती है तभी हमें विमर्श करना पड़ता है। साधारणता की कई बात कोई भी विमर्श नहीं कहलाएगी। और किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई बात या किया गया विचार क्या कहलाएगा? विमर्श कहलाएगा। और चिंतन की बात करें तो चिंतन, आप जानते हो चिंतन क्या है। चिंतन किसी समस्या जब हमारे सामने आती है तो चिंतन करना पड़ता है। तो चिंतन की उत्पत्ति कहाँ से होगी? चिंतन की उत्पत्ति होगी समस्या से। जब आपके सामने समस्या आएगी और समस्या का समाधान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? चिंतन करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें चिंतन की, चिंतन क्या है? चिंतन तो देखो, चिंतन की अगर बात करें तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है। माइंडली सोचना पड़ता है इसमें, तो इसे हम कह सकते हैं यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। समझ में आई बात? चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी प्रकरण या विषय पर एक खास शारीरिक व मानसिक स्थिति में रहते हुए वैचारिक क्रियाएं करना चिंतन है। वैचारिक क्रियाएं चिंतन है। बात समझ में आई? ये क्या है? चिंतन क्या है? प्रश्न पूछ सकता है। एक मानसिक प्रक्रिया है। जब हमारे सामने कोई समस्या आएगी तब हम सोचेंगे। सोचने का काम कौन करता है? माइंड करता है। और माइंड को हमने क्या कह दिया? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी प्रकरण यानी कोई खास समस्या, प्रकरण या विषय पर एक खास शारीरिक और मानसिक स्थिति में रहते हुए क्या करनी है? हमें वैचारिक क्रिया करनी है, सोचना है। और वो सोचना क्या कहलाएगा? चिंतन कहलाएगा। अगर चिंतन की बात करें कि चिंतन की क्या है? चिंतन तो देखो, चिंतन की बात करें तो चिंतन एक समस्या समाधान है। आप कह सकते हो चिंतन कब काम आता है? समस्या समाधान के काम आता है। चिंतन की बात करें तो चिंतन क्या है? चिंतन वैचारिक क्रिया है। चिंतन क्या है? वैचारिक क्रिया है। चिंतन की बात करें, चिंतन और क्या है? तो इस चिंतन से व्यक्ति में कौन सी क्षमता विकसित होती है? तार्किक क्षमता विकसित होती है। तार्किक क्षमता क्या होती है? यानी किसी प्रश्न का ये है तो क्यों है, कैसे है, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, ये सारी क्षमता चिंतन से विकसित होती है। ठीक है ना? तार्किक क्षमता का क्या होता है? विकास होता है चिंतन से। सोचने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। फिर अगर बात करें चिंतन क्या है, तो चिंतन किसी चीज़ की क्या करना है? व्याख्या करना है। चिंतन करेंगे तो उस चीज़ के बारे में पूरा सोचेंगे तो अर्थात क्या कर रहे हो आप? व्याख्या कर रहे हो। अगर चिंतन की बात करें तो चिंतन क्या है? चिंतन विश्लेषण है। किसी चीज़ को पूरा डीपली विस्तार से पढ़ना विश्लेषण है। और वही क्या है? चिंतन है। जब चिंतन हम करते हैं तो किसी चीज़ को पूर्ण रूप से, उस चीज़ को गहराई से पढ़ते हैं, तो वही क्या कहलाएगा? चिंतन है। चिंतन क्या है? चिंतन वर्गीकरण है। दो चीज़ों के मध्य कि इनमें से कौन सी चीज़ लेनी है, वर्गीकरण करना। आप कक्षा में जाते हो, चिंतन करते हो कि ये बालक याद करता है, तो आप कक्षा को वर्गों में बांट देते हो।
कि ये प्रतिभाशाली बालक है, ये कमज़ोर बालक है, तो वो चिंतन है। ठीक है, वर्गीकरण कर लेते हो। चिंतन कहाँ काम आता है? चिंतन दैनिक कार्यों में भी क्या करता है? सहायता करता है। दैनिक कार्यों में सहयोग करता है। और चिंतन क्या है? और चिंतन देखो, और चिंतन है सामान्यीकरण। अब ये सामान्यीकरण क्या चीज़ है ये बताइए। तो सामान्यीकरण, अब इसे कहना चाहते ये कह सकते हो कि चिंतन के ये सारे क्या है? महत्व हैं। ये जितने हैं समस्या समाधान है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे चिंतन के क्या हैं? चिंतन कब प्रारंभ होगा? जब आपके सामने समस्या आएगी तब आप क्या करोगे? उस समस्या का समाधान करने के लिए आप सोचोगे, और सोचना ही क्या है? चिंतन है। तो सबसे पहला समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन करना पड़ता है। फिर आपको विचार करना पड़ता है, अर्थात वो क्या है? वैचारिक क्रिया है। फिर क्या है? चिंतन करने से क्या होती है? चिंतन करने से रीजनिंग ज्ञान, तार्किक क्षमता आती है, तर्क देने की क्षमता उत्पन्न होती है। चिंतन अगर आप करते हो तो उस चीज़ को डीपली पढ़ते हो तो आप उस चीज़ पर अपना पूरा डाटा कलेक्ट करके और उसे दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हो, तो उसे क्या कहते हैं? व्याख्या कहते हैं। आप विश्लेषण कर सकते हो कि इस चीज़ का पूरा डीपली पढ़ोगे, जीरो से लेके ऊपर तक जाओगे तो वो विश्लेषण है। आप वर्गीकरण कर सकते हो कि ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, गुण दोष सारी चीज़ों को बता सकते हो। दैनिक कार्य को आप कोई भी कार्य करते हो तो चिंतन करते हो, और ये सामान्यीकरण। और देख लेना भारत में इस चीज़ की बहुत कमी है। भारत में इस चीज़ की बहुत ही कमी है। यहाँ के जो लोग हैं चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। चिंतन या मनन एक ही बात है, चिंतन नहीं करते। विदेशों में हर व्यक्ति सुबह उठते ही 15 मिनट अपनी रूपरेखा, 20 मिनट, आधा घंटा बनाता है कि आज मुझे दिन में ये कार्य करना है, मुझे इस तरह से करना है, वो सारी रूपरेखा बनाता है। परंतु भारतीयों के पास समय नहीं है। भारतीयों के पास सिर्फ 5 ही मिनट का समय होता है, और वहीं चिंतन करते हैं ना, वहीं रूपरेखा बनाते हैं, और वही सारा दिन सफल हो जाता है। आपको पता ही है कहाँ होता है? जब आप टॉयलेट में बैठते हो ना, तब आप चिंतन करते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो आप कोई भी कार्य करो उस पर चिंतन करो कि मुझे रीट की तैयारी करनी है, मुझे कैसे करनी है, कितना पढ़ना है डेली, कितना मुझे ये कवर करना है, मुझे शाम तक ये करना है, इतने पन्ने मुझे इस सब्जेक्ट के पढ़ने, वो आपका क्या कहलाएगा? चिंतन। तो उस समस्या का समाधान हो सकता है, तो चिंतन करना चाहिए। अब सामान्यीकरण पूछ रहे हैं, सामान्यीकरण क्या होता है? तो देखो, सामान्यीकरण हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के मध्य क्या करना? तुलना करना या अंतर करना। ठीक है, या तुलना करना क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है। ये कि सामान्य से वो अलग कैसे हैं? तो दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के मध्य अंतर करना या तुलना करना क्या कहलाएगा? सामान्यीकरण कहलाएगा। समझ में आ गई बात आपके? ये आपके चिंतन के महत्व थे। अब अगर आपको पूछ ले कि चिंतन के प्रकार कितने हैं? चिंतन के प्रकार, ठीक है, चिंतन के प्रकारों की बात कर रहे हैं कि चिंतन के प्रकार कितने हैं। तो देखो, अलग अलग जो विचारक हुए उन्होंने अलग अलग बताया है। ठीक है, परंतु अपन जो महत्वपूर्ण है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो एक विद्वान हुए थे जिवाल्डा, यहाँ है जिवाल्डा। वह एक और विद्वान हुए थे रुख के अनुसार। देखिए, अलग अलग विद्वान है, मैं किसी बुक या किसी की बात नहीं कर रहा, जो मैंने पढ़े हैं और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं की बात करें। तो जिबाल्डा व रुख के अनुसार चिंतन के 2 ही प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार हैं, ये देखो, चिंतन के 2 प्रकार बताए हैं। इन्होंने पहले चिंतन को बोला है सबली चिंतन। क्या बोला है? सबली चिंतन। इसी का दूसरा नाम आपको लिखा मिल जाएगा स्वप्ली चिंतन। डिटेल करवाऊंगा, पहले दोनों प्रकार देखो। दूसरा का नाम दिया इन्होंने यथार्थवादी। कौन सा चिंतन है? यथार्थवादी चिंतन। तो आपको पूछ ले कि चिंतन के कितने प्रकार है, तो आपको 2 ही लिखने हैं। किन के अनुसार है? जिबाल्डा और रुख के अनुसार 2 प्रकार बताए गए। एक का नाम है स्वप्ली चिंतन या स्वप्ली चिंतन, दूसरे का नाम है यथार्थवादी चिंतन। ये क्या है? तो देखो, स्वप्ली का अर्थ आप याद कर लो, सपने देखना या दिव्य स्वप्न। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है? कल्पना करता है ओनली। ये कल्पना प्रधान है। इसमें जो व्यक्ति करता है, कल्पना करता है, कुछ समय के लिए सुख की प्राप्ति करता है, सुख की कामना करता है,
कैसे? तो अगर इसे मैं डेफिनेशन में देना चाहूँ तो ये दे सकता हूँ कि बिना कार्य किए बेहतर सफलता की कामना करना, सफलता की कामना करना कौन सा चिंतन है? स्वप्निल चिंतन है। तो कल्पना हुई ना, कोई कार्य करना ही है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, आपको बताऊं मैं, जैसे रीट की भर्ती आई है, रीट की भर्ती आई है। अब रीट की भर्ती आ गई, अब कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं जैसे रीट की भर्ती न्यूज़ आई, न्यूज़ आती सोचते हैं कि हाँ मैं तो नौकरी लग गया, और वाह मैंने ये कर लिया, मकान खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और या वो ऐसे कहेंगे कि अरे रीट की भर्ती आ गई, मेरी तो जॉब पक्की है, कोई दिक्कत नहीं, अब की बार मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता। वो मेहनत कर ही नहीं रहा, वो बिना कार्य किए हुए सफलता की क्या कर रहा है, कामना कि भर्ती आ गई और अब की बार अपना सिलेक्शन है। यानी कार्य नहीं कर रहा, फिर भी अपने जॉब की पक्की बात कर रहा है, गारंटी कर रहा है कि अब की बार तो मेरी जॉब पक्की है। तो ये कौन सा चिंतन है? स्वप्निल चिंतन है। ठीक है, तो इसमें शेख चिल्ली का उदाहरण भी इसी का आता है, जो अपने रक्षा युक्तियां पढ़ते हैं उनमें आता है ना द्विया स्वप्न। तो शेख चिल्ली का जो उदाहरण था वो स्वप्निल चिंतन का उदाहरण था। फिर ये देखो, ये कल्पना प्रधान है, ये कल्पना प्रधान है, तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविकता। यथार्थ को क्या बोलते हैं? वास्तविक। तो ये किस पे चलता है? वास्तविकता प्रधान है ये, वास्तविकता प्रधान। ओके, अब क्या होता है, इसमें कार्य नहीं कर रहा था और इसमें कार्य क्या, इसमें बिना हटा दो, सेम की सेम डेफिनेशन आ जाएगी कि कार्य करते हुए बेहतर परिणामों की कामना करना। इसमें बालक देखें तो इसमें बालक दो रूप से, मानसिक रूप से भी एक्टिव होगा, बात को समझेगा, किताब को पढ़ेगा, मेहनत करेगा, और शारीरिक रूप से भी क्या होगा? एक्टिव होगा। तो इसमें मानसिक प्लस शारीरिक दोनों कार्य होते हैं। किसमें? यथार्थवादी चिंतन में। किसमें होते हैं? यथार्थवादी चिंतन में। तो ध्यान रखना, यथार्थवादी चिंतन सत्य से रूबरू कराता है कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होता और बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। यानी हकीकत यही है कि आपको कार्य करना पड़ेगा तो ही आप रीट में सफल हो सकते हो, अन्यथा थोड़ी बातें करने से आप सफल नहीं हो सकते। तो आपके कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, विमर्श और चिंतन। अब अगर इसकी बात करें कि यथार्थवादी चिंतन क्या है, यथार्थवादी चिंतन क्या है। अब यथार्थवादी चिंतन को पढ़ते हैं कि क्या है। स्वप्निल चिंतन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई प्रकार नहीं है, उसमें सिर्फ कोरी कल्पना करनी होती है, कार्य करता नहीं। तो यथार्थवादी चिंतन पढ़ रहे हैं अपन कि यथार्थवादी चिंतन के प्रकार पढ़ रहे हैं कि क्या है, कितने प्रकार है यथार्थवादी चिंतन के प्रकार। तो देखिए, यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 है आपका अभिसारी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार, जिसमें पहला है अपसारी चिंतन। 2 नंबर की बात करें तो दूसरा है अपसारी चिंतन, और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर है लोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन। ओके, तो इसमें क्या होता है, तीनों अलग अलग हैं, कैसे हैं तो देखते हैं। अगर मैं इनके अन्य नाम बताने चाहूँ, अगर आपको मैं कह दूँ अपसारी चिंतन का अन्य नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा निगमनात्मक चिंतन। एक ही बात है, इसका दूसरा नाम ये हो सकता है। अभिसारी चिंतन को आप निगमनात्मक चिंतन भी बोल सकते हो। अगर मैं इसको कहना चाहूँ अपसारी को, तो इसको आप ये बोल सकते हो आगमनात्मक चिंतन, या इसका एक नाम और मिल जाएगा आपको, सृजनात्मक चिंतन। ये अपसारी चिंतन की नाम है और इसकी कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ समालोचना है जिसको हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो अभिसारी चिंतन में, इस चिंतन में व्यक्ति क्या करता है, इस चिंतन में व्यक्ति कोई भी नियम है, देखो नियम निगमन है तो इसमें पहले क्या दिया जाएगा, नियम है, और नियमबद्ध होकर कार्य करता है। नियमबद्ध होकर या इसे आप बोल सकते हो सूत्रबद्ध,
यानी इस चिंतन में व्यक्ति नियमबद्ध या सूत्रबद्ध होकर मानसिक चिंतन करता है। एक सूत्र दे दिया, नियम दे दिया, नियम से उदाहरण की ओर चलता है अब सारी चिंतन कि आपको उस नियम से बाहर नहीं जाना है, आप उससे बाहर लिख ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, ये जो मैंने हाथ में ले रखा है, ये एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि मेरे हाथ में क्या है, ये मार्कर है। ये सिंपल सी बात है कि सबकी सोच है कि ये मार्कर क्या काम आता है, तो ये मार्कर काम आता है क्या, लिखने के काम आता है। बस ये जो है ये नियम बना हुआ है कि मार्कर किसके काम आएगा, लिखने के काम आएगा। अर्थात ये क्या है, अब सारी चिंतन है जो एक जगह ही केंद्र तक ही घूमता है, उससे बाहर नहीं जाता। ये नियम पर ही चलता है कि ये इसी के काम आएगा। जैसे अगर वो दूसरा उदाहरण दूं तो दो और दो कितने होते हैं, 4 होते हैं। बस ये सूत्र है, ये नियम है, इससे बाहर नहीं जा सकते कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, परंतु अब सारी चिंतन में इसके विपरीत होगा। इसमें क्या करेगा व्यक्ति, इसमें व्यक्ति नवीन प्रकार से खोजते हुए चिंतन करता है, नए तरीके सोचता है, खोजते हुए चिंतन करता है। इसीलिए इसको सृजनात्मक चिंतन का कि जो चीज़ है वो नहीं है, उससे अलग नई चीज़ का निर्माण करना है, अर्थात सृजन करना है नई चीज़ का। तो उसे क्या बोल सकते हो, सृजनात्मक। आगमन है, आगमन का अर्थ क्या गया, उदाहरण से नियम की ओर। आपने एक चीज़ देखी, आप जो चीज़ आप जैसे इसी उदाहरण को लेते हैं मार्कर को, कि मेरे हाथ में जो मार्कर है इसके बारे में इस चिंतन वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये मार्कर है क्या, नहीं, ये क्या है, देश का भविष्य है। ये क्या है, इससे देश का भविष्य बनेगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो बता सकता है। ये लिखने के काम नहीं आता, ये देश का भविष्य बनाने के भी काम आता है, ये चिंतन है। अगर इसमें देखें कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, 22 होते हैं, क्योंकि उसमें नवीन प्रकार से सोचने की क्या है, कला है। उसमें नवीन प्रकार से सोचने की क्या है, कला है। उसे क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन या आगमनात्मक चिंतन या सृजनात्मक, यानी नई चीज जो चीज है उससे दूसरी जगह, उससे परे जाकर सोचना क्या कहलाएगा, अपसारी चिंतन कहलाएगा। ओके, अब समालोचन। समालोचन का अर्थ क्या होता है, समलोचन। सम मीन्स अच्छी तरह से, लोचन मीन्स आंखों से देखना और सोचना। तो ये क्या करता है, ये जो चिंतन होता है ये क्या करता है, सत्य व असत्य, कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। सत्य व असत्य के आधार पर, सत्य व असत्य के आधार पर जब बिना किसी पूर्वाग्रह, यानी पहले आपको आभास नहीं था, बिना किसी पूर्वाग्रह के हम चिंतन करते हैं, हम चिंतन करते हैं। अब क्या बात की है, समझने का प्रयास करें कि सत्य और असत्य है, कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। इस आधार पर हमें देखना है कि ये बात सच्ची है या झूठी है। इस आधार पर हम बिना किसी, हमें नहीं पता है कि वो व्यक्ति कैसा है, हमारा जो पूर्व में आग्रह है उससे कभी हुआ या नहीं हुआ, ये नहीं सोचना है, और हमें सोचना है कि ये व्यक्ति सही है या गलत है। जैसे एग्जाम्पल से समझोगे आप, जैसे कोई व्यक्ति है उसमें योग्यता है, आप मानते हो, मन से मानते हो, परंतु बाहर दिखावा करते हो कि नहीं ये सही नहीं है। उस व्यक्ति में योग्यता है, फिर भी आप उससे क्या करते हो, नफरत करते हो। फिर भी आप उससे क्या करते हो, मन में आपकी है कि वास्तव में ये बंदा बहुत बढ़िया पढ़ाता है, फिर भी आप बाहर उस व्यक्ति की वीडियो या उस व्यक्ति को पढ़ाने का तरीका, आप बाहर उसकी कटवी करते हो, अंदर से आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति में कुछ बात है। तो वो चीज़ क्या होती है, समालोचना। यानी आप उसमें कमी निकाल रहे हो, दूसरों को बता रहे हो, परंतु आपके पास उसकी सत्यता का प्रमाण है कि ये व्यक्ति अच्छा कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, आज नरेंद्र मोदी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। क्या नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होता तो क्या ये कोरोना जैसी बीमारी को रोक पाते, नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। तो यानी लोग जो इसके विरोधी हैं उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी में क्षमता है, योग्यता है, फिर भी वो लोग इससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। लोगों के सामने कहते हैं मोदी अच्छा नहीं है, पर मन में ये सोचते हैं कि मोदी बहुत अच्छा है। तो वो बात किस में आएगी, समालोचनात्मक चिंतन में आएगी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं समालोचन क्या है। ये लो, देखिए टॉपिक कोई नहीं छोड़ा जाएगा आपका, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी वो मैं आपको यहाँ अवेलेबल कराऊंगा। समालोचना के प्रकार आपको पूछ सकता है, क्योंकि लास्ट में हमने समालोचना ही पढ़ा है, तो इसके प्रकार पूछ सकता है। तो इसके कितने प्रकार है, तो देखिए इसके 4 प्रकार होते हैं।
पहले प्रकार की बात करें तो पहला समालोचना कर सकते हैं व्याख्यात्मक समालोचना। कौन सी? व्याख्यात्मक समालोचना। इसमें क्या होता है? इसमें किसी व्यक्ति का विवरण, व्याख्या करेंगे तो पूरी डिटेल से करेंगे ना, तो उस व्यक्ति की विवरण, उसका परिचय कि वो कैसा है, कौन है, कहाँ से आया है, और उस व्यक्ति के गुण दोष, उस व्यक्ति के गुण दोष, ये नोट्स बना लेना आप, गुण दोषों को बताना, ये क्या कहलाएगा? आप व्याख्यात्मक समालोचना कहलाएगा, या व्याख्यात्मक समालोचना कहलाएगी, जिसमें हम पूरा विवरण रखेंगे कि ये व्यक्ति क्या है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसने क्या पढ़ा है, उसका परिचय, उस व्यक्ति में क्या गुण है, क्या दोष है, ये सारी चीज़ें जिस आलोचना के अंदर बताई जाएगी वो क्या कहलाएगी? समालोचना, यानी व्याख्यात्मक समालोचना। नंबर 2 की बात करें, 2 नंबर पे आता है आपका कौन सा? सैद्धांतिक। कौन सा आएगा? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक की बात करें तो सैद्धांतिक में क्या आएगा? सिद्धांत आ गया, नाम ही आ गया, सिद्धांत है, तो यानी ये किसी नियम का मूल्यांकन करना, किसी नियम का मूल्यांकन करना। आपको कोई नियम बता दिया कि 2 और 2 4 होते हैं, फिर आप सोचो कि 2 और 2 4 ही होती हैं, ये तो नियम है, और ये वो कह रहा है 2 और 2 22 होते हैं, तो यानी वो चीज़, उस निर्णय का आप जो नियम दिया गया उसका मूल्यांकन करो कि ये बात उस नियम में क्यों कही गई है, तो उस चीज़ का मूल्यांकन या समालोचना क्या कहलाएगी? सिद्धांत दिया गया उसके अंतर। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 में आता है आपका निर्णयात्मक समालोचना। निर्णयात्मक समालोचना, इसमें क्या होता है? व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, इसमें व्यक्ति में निर्णय की क्षमता विकसित होती है। आपने सोचा, चिंतन किया, आपने उसके गुण दोषों को निकाला कि ये क्या होता है, फिर आपने निर्णय ले लिया कि ये चीज़ बढ़िया है और ये चीज़ बढ़िया नहीं है, ये बुरी है, ये अच्छी है। ये जो निर्णयात्मक समालोचना है, आप एक निर्णय में बता सकते हो कि इसमें ये, आप उसके तर्क दे सकते हो कि ये अच्छी क्यों नहीं है और ये अच्छी क्यों है। समझ में आ गई बात है? और चौथे की बात करें तो 4 नंबर पे आती है आपकी आत्म केंद्रित समालोचना। आत्म केंद्रित समालोचना, तो इसमें क्या है? इसमें व्यक्ति आत्मनिष्ठ होता है खुद, तो इसमें व्यक्ति खुद की राय बताता है कि मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है और मेरे हिसाब से ये बुरा है, कि मुझे तो ये अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगे ना लगे। वो कौन सी समालोचना है? वो आत्म केंद्रित समालोचना है, जिसमें व्यक्ति अपनी खुद की राय प्रकट करता है, ना तो दूसरों के नियमों को देखता है, ना दूसरों के सिद्धांतों को देखता है, ना दूसरों की व्याख्या सुनता है। जो एक बार थ्योरी मन में बन गई कि मुझे तो ये चीज़ ऐसे करनी है, मतलब करनी है, वो उसके लिए क्या है? अच्छी है। ये आपकी क्या है? आत्म केंद्रित समालोचना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कि समालोचना, समालोचना, अब वो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बालक में समालोचना क्षमता का विकास कब, कितने वर्ष की आयु में हो जाता है, या कौन से वर्ग के लिए होता है? तो ध्यान रखना, समालोचन कौन कर सकता है? जिसकी मानसिक योग्यता क्या हो गई हो? बढ़ गई हो, जिसका बौद्धिक क्षमता क्या हो गई हो? बढ़ चुकी हो, जिसकी बौद्धिक क्षमता का क्या हो चुका हो? विकास हो चुका हो। तो ये क्षमता है ना जी, ये आप क्या आएगी? उच्च स्तर, ये जो है ना उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, ये आप ये कह सकते हो, उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी। यथार्थ मैं कहना चाहूँ तो कक्षा 8 से कक्षा 12 तक, ध्यान रखना, तो उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है कक्षा 8 से 12 तक। कंफ्यूज हो जाओगे सर कैसे? तो देखियो, इसमें आप इस ऐसे याद कर सकते हो कि इसे माध्यमिक, इसमें माध्यमिक स्तर के बालकों में भी समालोचना का विकास हो जाता है, उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों में भी समालोचना का विकास हो जाता है। और अगर बात करें प्राइमरी लेवल की बात करें, कक्षा 8 है ना, कक्षा 8 आ गई, तो अब प्राइमरी लेवल तो ऊपर हो गया ना, 8 के बाद की बात कर रहा है, तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों में समालोचना का क्या हो जाता है? विकास। परंतु ऑप्शन में दोनों हो तो हम कौन सा करें? तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे, अगर दोनों ऑप्शन में आ रहा है तो आपको उत्तर करना है उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों में समालोचना का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है।
तो आपको कौन सा करना है, उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों में समालोचना का विकास। क्यों? क्योंकि माध्यमिक स्तर पे कम सोचता है, परंतु उच्च माध्यमिक स्तर पे बालक में सोचने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता क्या हो जाती है, ज़्यादा विकसित हो जाती है। तो आपका उत्तर रहेगा उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों में इस तरह की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष की बात कर लें, क्योंकि इसके बाद में वीडियो को बंद करना है अपने को। समालोचना में निष्कर्ष क्या रहे, तो बच्चे में अगर समालोचना का विकास हो जाएगा तो बच्चे में क्या आ जाएगी, तो देखो इसका 1 नंबर की बात करें तो बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति, यानी कोई बात मन में है वो बाहर निकालने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। आत्म व्यक्ति के अवसर देने चाहिए, ताकि उनमें क्या हो, तार्किक क्षमता का क्या होगा, विकास। बालक के मन में जो बात है वो बाहर निकालने के लिए उसे ऐसा अवसर देना चाहिए ताकि वो बता सके कि अच्छा है, ये बुरा है। तो समालोचना वहाँ उस बालक में विकसित होंगी, तो ऐसा हमें विद्यालयों में करना चाहिए। 2 नंबर की बात करें तो बालकों को आत्मचिंतन यानी खुद सोचने का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं आपने जो कह दिया वो आत्मचिंतन के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना चाहिए। कैसे? आप बालक को, अब आपने कहा कि ये संज्ञा मैंने आपको करवा दी बेटा, या आप सामाजिक अध्ययन के पढ़ रहे हो, सामाजिक अध्ययन का उदाहरण दे दें कि बेटा संपत्ति क्या होती है। आपने पूछा कि संपत्ति क्या होती है, तो संपत्ति के बारे में आपको किताबी ज्ञान है वो न दें, उसे कहें कि आप खुद बेटा आत्मचिंतन करके लाओ, सोच के लाओ कि संपत्ति क्या होती है। तो वो क्या क्या लिख के लाता है, देखें कि उसमें आत्मचिंतन अपने आप होगा और बालक अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से बताएगा कि संपत्ति क्या होती है। संपत्ति गुरुजी हमारे घर पे जितने भी चारपाई है, पंखा है, घर की प्रॉपर्टी है, मकान है, पशुधन है, ये सारी हमारी क्या है, संपत्ति। बालक का क्या होगा, आत्मचिंतन होगा और वो उसके माइंड में क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। नंबर 3 की बात करें तो बालक को अगर समालोचना का विकास करना है तो बालक को सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। अगर बालक सामूहिक रूप से किसी गतिविधि में भाग लेता है, ग्रुप में जाता है, तो वहां से वो 2 चीजें नहीं सीख के आएगा। 2 ना तो एक बात जरूर सीख के। आप कहीं चले जाओ, आप कुछ नहीं जानते उस चीज के बारे में, अगर आप किसी व्यक्ति के पास बैठते हो, उससे बातें करते हो, किसी विद्वान व्यक्ति के पास बैठते हो, तो आप जरूरी नहीं कि जो सारा ज्ञान दिया जा रहा है वो ग्रहण करो, परंतु उसकी एक बात तो जरूर ग्रहण करके आओगे। तो वही आपके लिए क्या है, समालोचना है। और आप उस बात का तर्क दे सकते हो कि ये बात ऐसी थी, ये बात ऐसी थी। ठीक है, और लास्ट है कि बालकों को अध्ययन के लिए खोजने के लिए क्या करता रहना चाहिए, मोटिवेट करता रहना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो ये समालोचना के आपको मैंने बताए थे कि निष्कर्ष के रूप में हमने कहा कि बालक को अभिव्यक्ति का अवसर दें, बालक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करें, बालक को सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, और बालक को अध्ययन करने के लिए कि ये चीज़ आपकी कैसे काम आएगी बेटा। जो ऐसा नहीं हुआ वो लोग कैसे घूम रहे हैं, वो बेरोजगारी में है, जो पढ़ गया वो ऐसा बन गया, तो ऐसे अवसर दें। खोजने के लिए नई नई चीज़ें खोजें, उन्हें कहें कि जो प्रश्न आपको मैं याद करवा रहा हूँ उसके अलग अलग मेथड से भी आप याद कर सकते हो। तो ये समालोचना के प्रकार थे। और कल अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रच्छा प्रतिमान। तो कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पूरा प्रच्छा प्रतिमान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।